आपदा पीड़ित पुनर्वास के विषय में अपने संबोधन कीजिए हमारा मार्गदर्शन करने के लिए मंच पर सादर आमंत्रित हैं माननीय न्यायाधीश हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय आदरणीय श्री जी लाल भारद्वाज जी। हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए मंच पर संबोधन कीजिए। माननीय न्यायाधीश श्री विवेक सिंह ठाकुर जी, न्यायाधीश हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय व कार्यकारिणी अध्यक्ष हिमाचल विधिक सेवा प्राधिकरण, माननीय श्री रणजीत सिंह जी, अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सुश्री प्रीति ठाकुर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चंबा, निखिल अग्रवाल, मुख्य न्यायाधीश न्यायिक दंडाधिकारी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चंबा, रमनीक शर्मा, अतिरिक्त जिला सत्र जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंबा, पार्थ जैन, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कम सिविल जज चंबा, सुमित ठाकुर, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कम सिविल जज तीसा, प्रिया शर्मा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कम सिविल जज गलौजी, श्री उमेश वर्मा, सेक्रेटरी DLSS शिमला, दिव्या शर्मा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कम सिविल जज डलहौजी। सॉरी प्रिया शर्मा, रेड हर नेम। जिला प्रशासन के अधिकारी श्री अमित मेहरा, ADM चंबा, जिला बार एसोसिएशन चंबा के अध्यक्ष मदन रावत व अन्य पदाधिकारीगण एवं जिला चंबा बार एसोसिएशन के अधिवक्ता, सभी विशिष्ट अतिथिगण, मीडिया के प्रतिनिधिगण, विधिक सेवा से जुड़े सहयोगी, लाभार्थी, पंचायत प्रतिनिधि, महिला मंडल, युवा मंडल, NGO, छात्र छात्राएं एवं उपस्थित सभी प्रतिभागी, आप सबको मेरा नमन। यहाँ मेरे लिए गर्व का विषय है कि आज मैं इस विधिक सेवा कार्यक्रम में उपस्थित हूँ, जिसे राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण तथा हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चंबा विभिन्न भागों के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। इस विधिक सेवा शिविर का उद्देश्य जिला के आखिरी व्यक्ति तक न्याय तथा विधिक सहायता एवं सुरक्षा की पहुंच को सुनिश्चित करना है, ताकि प्रत्येक व्यक्ति गरिमापूर्ण एवं समाजजनक जीवन व्यतीत करे। मुझे यह गर्व हो रहा है कि यह कार्यक्रम मुख्य न्यायाधिपति श्री गुरमीत सिंह संधोबालिया के मार्गदर्शन एवं माननीय न्यायाधिपति श्री विवेक सिंह ठाकुर, न्यायाधीश हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय व कार्यकारी अध्यक्ष हिमाचल विधिक सेवा प्राधिकरण के अथक प्रयासों से हर जिला में यह प्रोग्राम हर हफ्ते हो रहा है, जिसके लिए मैं श्री विवेक सिंह ठाकुर जी का बड़ा धन्यवाद करता हूं कि वो है अपने हर हफ्ते न्यायालय का काम करने के पश्चात आप लोगों के बीच में जाकर जो बेड़ा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा ने उठाया, उसको हर व्यक्ति के सामने लेकर आ रहे हैं। आज हम दो महत्वपूर्ण एवं गंभीर विषयों पर बात करेंगे जो परस्पर एक दूसरे से जुड़े हैं। एक पहला नशा मुक्त समाज भारत का संकल्प और दूसरा पर्यावरण रक्षण, भूमंडल संरक्षण।
यह दोनों विषय अलग अलग नहीं है, बल्कि एक साझा दृष्टिकोण के सूत्र है। एक संवेदनशील और सशक्त हिमाचल प्रदेश तथा भारत के निर्माण की दिशा में यह दोनों विषय नशा मुक्त समाज और पर्यावरण संरक्षण दरअसल एक ही सोच से जुड़े हैं। उनका उद्देश्य है एक संवेदनशील, जागरूक और सशक्त हिमाचल और भारत का निर्माण करना। वर्तमान समय में हमारे समाज में नशे की लत एक गंभीर समस्या बनती जा रही है। नशा एक ऐसी धीमी बीमारी बन गई है जो हमारे घरों, स्कूलों, मोहल्लों, गांव और शहरों तक पहुंच चुकी है। धीरे धीरे यह हमारी युवा पीढ़ी को अपनी गिरफ्त में ले रही है। अक्सर देखा गया है कि नशा और नशे की ओर झुकाव सिर्फ लापरवाही या मौज मस्ती की वजह से नहीं होता है। इसके पीछे कई कारण होते हैं। दोस्तों का दबाव, मानसिक तनाव, अवसाद, परिवार की समस्याएं, परीक्षा में कम नंबर आना या जीवन में दिशा ना मिल पाना। कई बार युवा इसे अपने दुख या असफलता से बचने का एक रास्ता समझ लेते हैं, लेकिन हमें समझना होगा कि नशे के चुंगल में फंसे ये युवा परिस्थितियों के शिकार हैं, जो अकेलेपन, असुरक्षा और गलत संगत में पड़कर रास्ता भटक गए हैं। ऐसे लोगों को हमें तिरस्कार से नहीं बल्कि सहानुभूति और दया की दृष्टि से देखना चाहिए। जरूरत है समाज, प्रशासन और परिवार सब मिलकर ऐसे युवाओं और व्यक्तियों का पुनर्वास, काउंसलिंग और सही मार्गदर्शन में मदद करें ताकि वे दोबारा एक स्वस्थ और समाजजनक जीवन जी सकें। हिमाचल प्रदेश में हाल ही के वर्षों में नशे से संबंधित मामलों की बढ़ती संख्या यह बताती है कि स्थिति चिंताजनक है और हमें पूरी गंभीरता से इसे निपटना होगा। हमारे संविधान ने हर व्यक्ति को गरिमा के साथ जीने का अधिकार दिया है। नशे की लत यह गरिमा छीन देती है, यह इंसान के शरीर और मन दोनों को कैद कर देती है। इसलिए नशा मुक्त समाज बनाना सिर्फ पुलिस या स्वास्थ्य विभाग का काम नहीं है, यह हमारा सबका दायित्व है और कर्तव्य है। एक नागरिक, एक अभिभावक और एक संवेदनशील इंसान के रूप में विधिक सेवा संस्थाएं, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में इस दिशा में लगातार काम कर रही है। राज्य भर में कई जागरूकता कार्यक्रम, परामर्श सत्र और विद्यालय कॉलेजों में समारोह आयोजित किए जा रहे हैं ताकि लोग नशे के खतरे को समझें और उससे बचने के उपाय जानें। विधिक सेवा संस्थाओं द्वारा स्थानीय प्रशासन एवं पुलिस विभाग के सहयोग से विशेष नशा जागरूकता अभियान के तहत अब तक 193 कार्यक्रम शहरों से लेकर दूर दराज के इलाकों तक हिमाचल के विभिन्न क्षेत्रों में आयोजित किए जा चुके हैं। हमारे पैरालीगल वॉलंटियर्स और विधिक सहायता अधिवक्ता जिला प्रशासन और पुनर्वास केंद्रों के साथ मिलकर प्रभावित व्यक्तियों को फिर से समाज की मुख्यधारा में जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कानून, प्रशासन और संस्थाओं के प्रयास तभी अधिक सफल और असरदार हो सकते हैं यदि हर परिवार, हर स्कूल और हर मोहल्ला यह ठान लेगा कि नशे की बुराई को बर्दाश्त नहीं करेगा। हमें अपने पुनर्वास खुद भी नशे से दूर रहें और दूसरे को भी ना कहें नशे को का संदेश दें। एक नशा मुक्त हिमाचल की नशा मुक्त भारत की दिशा में पहला और गर्वपूर्ण कदम होगा। आज के हमारा दूसरा विषय है पर्यावरण रक्षण, भूमंडल संरक्षण। हिमाचल प्रदेश जिसे श्रद्धा से देवभूमि कहा जाता है, प्रकृति की सुंदरता और शांति से सुशोभित है। बर्फ से ढके पर्वत, हरे भरे जंगल, साफ नदियां और उपजाऊ घाटियां हमारी पहचान है। परंतु पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा है कि प्रकृति के साथ संघर्ष ने हमें कई घटनाओं के सामने खड़ा कर दिया है। गैर वैज्ञानिक ढंग से ढलानों और पहाड़ों की कटाई, अव्यवस्थित निर्माण, खनन और पर्यावरणीय नियमों की अनदेखी ने हमारे राज्य को प्राकृतिक आपदाओं के प्रति अधिक संवेदनशील बना दिया है। जब हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते हैं तो वह हमें अपनी शक्ति का एहसास अवश्य कराती है।
साल 2023, 2024 और 2025 के मानसून सीजन में हिमाचल प्रदेश में भारी वर्षा, बादल फटने, बाढ़ और भूस्खलन जैसी घटनाओं का सामना किया। चंबा, मंडी, शिमला, कुल्लू, सोलन और किन्नौर जैसे जिलों में हुई इन घटनाओं में कई लोगों की जानें ली, सड़कें, पुल और घर तबाह कर दिए और खेती की जमीनें मलबे में बदल गई। यह घटना इस बात की चेतावनी है कि विकास और पर्यावरण संरक्षण को हमेशा साथ साथ चलना होगा। प्रकृति की रक्षा केवल सरकार या अदालतों की जिम्मेवारी नहीं है, बल्कि यह हम सबका नैतिक और संवैधानिक कर्तव्य है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 49A में यह स्पष्ट कहा गया है कि हर नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह वनों, झीलों, नदियों और वन्य जीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करे और जीव जंतुओं के प्रति करुणा रखे। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि जीवन का अधिकार तभी सार्थक है जब हमारा पर्यावरण सुरक्षित और स्वच्छ हो। स्वच्छ हवा, निर्मल जल और हरियाली कोई विलासिता नहीं, बल्कि हमारे जीवन की आवश्यकता है। इसलिए हर नागरिक को चाहिए कि वह पेड़ लगाएं, प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करें, जल का संरक्षण करें और अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखें। पर्यावरण संरक्षण की इस दिशा में हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और राज्य की सभी विधिक सेवा संस्थाएं सक्रिय भूमिका निभा रही है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में कई जागरूकता अभियान, विधिक साक्षरता कार्यक्रम और स्वच्छता अभियान चलाए जा रहे हैं। हाल ही में हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शिमला और वन्य विभाग के सहयोग से नालदेहरा में राज्य स्तरीय वृक्षारोपण पर अभियान आयोजित किया। यहाँ न्यायपालिका की पर्यावरण संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक है और यह संदेश देता है कि प्रेरणा शब्दों से नहीं, कार्य से शुरू होती है। हर लगाया गया पौधा बेहतर तथा हरित भविष्य के लिए एक कदम है। हर वर्ष मानसून के दौरान विधिक सेवा संस्थाएं वन विभाग और अन्य संस्थाओं के सहयोग से वृक्षारोपण अभियान चलाती है। इस वर्ष राज्य के विभिन्न जिलों में 11,659 पौधे लगाए गए। इन अभियानों में विद्यालयों, कॉलेजों, पंचायत प्रतिनिधियों, महिला मंडलों और युवा मंडलों की सक्रिय भागीदारी रही, जिसमें यह अभियान एक जन आंदोलन का रूप ले सका। वृक्षारोपण के साथ साथ विधिक सेवा संस्थाओं ने तालाबों, जल स्रोतों और सार्वजनिक स्थलों की सफाई, कचरा प्रबंधन और प्रदूषण नियंत्रण के लिए भी विशेष अभियान चलाए हैं। इन प्रयासों का उद्देश्य जनता में यह भावना जगाना है कि प्रकृति की रक्षा करना ही मानवता की सबसे बड़ी सेवा है। परिवर्तन की असली शक्ति नागरिकों की भागीदारी में है। जब हम सब मिलकर जिम्मेदारी से कार्य करते हैं तो हमारा प्रदेश और हमारा ग्रह दोनों सुरक्षित और स्वस्थ बनते हैं। हर व्यक्ति का छोटा कदम, जैसे अनावश्यक बिजली बंद करना, प्लास्टिक की जगह कपड़े का थैले का इस्तेमाल करना, स्वच्छता अभियान में भाग लेना या एक पौधा लगाना बड़ा असर डाल सकता है। हमारे युवा इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता बने, क्योंकि वे भविष्य की आशा है। हमें यहाँ हमेशा याद रखना चाहिए कि हमने यह धरती अपने पूर्वजों से विरासत में नहीं पाई, बल्कि इसे अपने बच्चों से उधार लिया है। अब समय है कार्य करने का समय मिला है। आज के इस मेगा विधिक सेवा शिविर में विधिक सेवा प्राधिकरण के साथ साथ विभिन्न विभागों के स्टॉल भी लगाए गए हैं। अगर किसी व्यक्ति किसी भी विधिक समस्या से संबंधित सहायता की आवश्यकता है तो विधिक सहायता दल तत्पर से मदद के लिए उपस्थित है। हमारा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी व्यक्ति यह महसूस नहीं करे कि न्यायालय या कानून उससे दूर है, क्योंकि विधिक सेवा संस्थाओं का यह ध्येय है न्याय को हर व्यक्ति के द्वार तक पहुंचाना। इस अवसर पर हम सभी को दो महत्वपूर्ण संकल्प लेने होंगे। पहला, हम सब
सभी नशा मुक्त समाज के प्रहरी बने और युवाओं को सही दिशा दिखाएं। दूसरा, हम प्रकृति की रक्षा ऐसे करें जैसे अपने परिवार की करते हैं। हर लगाया गया पौधा, हर स्वच्छ जल स्रोत और हर प्लास्टिक के प्रयोग से इनकार आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा है। यह मेगा विधिक सेवा शिविर केवल एक दिन का आयोजन नहीं है, बल्कि जागरूकता, करुणा और न्याय का एक सतत अभियान है। आज की चर्चाएं कल की ठोस कार्रवाई बने और आज की भागीदारी कल की सख्त संस्थाओं में रूपांतरित हो। यहाँ उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति परिवर्तन का दूत बने। हमें यह विश्वास रखना चाहिए कि हमारे समाज, राज्य की वास्तविक प्रगति केवल आर्थिक विकास में नहीं, बल्कि हर व्यक्ति की गरिमा, पर्यावरण की सशक्तता और दूसरों के प्रति करुणा में निहित है। आइए हम सब मिलकर यह संकल्प लें, नशा मुक्त भारत का, एक सुरक्षित और हरे भरे हिमाचल का और एक ऐसे समाज का जो अपने किसी भी पीड़ित को कभी अकेला ना छोड़ता हो। धन्यवाद। जय हिंद। प्राधिकरण प्रीति जी, जिला सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सभी न्यायिक अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मदन रावत जी, उनके सहयोगी और अन्य बार के सदस्य और आप सभी जिनकी वजह से ये कार्यक्रम आज सफल हो रहा है, महिला मंडल के पंचायत के प्रतिनिधि, आशा वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर, एनजीओ वर्कर्स, विद्यालय के छात्र छात्रा और यहाँ के आयोजकों ने इस महादेव की धरती शिव भूमि पर मुझे मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया, उसके लिए आप सबका धन्यवाद। आप सब अपना समय लगाकर परिवार के कामों को छोड़कर यहाँ पर इस कार्यक्रम में प्रतिभागी बनने के लिए आए। ये दर्शाता है कि आप समाज के प्रति, देश के प्रति जो हमारा दायित्व है उसको समझने में कितने सक्षम हैं और निश्चित तौर पर हम जिस उद्देश्य के लिए इस कार्य को कर रहे हैं वो सफल होगा। अंत में बोलने वाले की एक समस्या रहती है। अभी आपके सामने अधिवक्ता डीपी मल्होत्रा जी ने, किरण सिंह जी ने नशा मुक्ति के ऊपर अपना विस्तृत वक्तव्य दिया। कॉलेज के छात्र छात्रा दिवेश और तमन्ना ने भी पर्यावरण पर बहुत विस्तृत जानकारी रखी। इंस्पेक्टर गगनवीर सिंह, उन्होंने आपदा प्रबंधन के बारे में सब बताया और जो बचा था वो भाई जियालाल भारद्वाज जी ने आपके समक्ष रखा। तो अब मेरे पास बोलने के लिए कुछ शेष नहीं है, परंतु दूसरी समस्या है कि आप चंबा के लोगों ने इतने स्नेहपूर्वक मुझे बुलाया और मंच पर सम्मानित भी किया और वो चंबा थाल, चंबा रुमाल भी दिया। अब शायद भोजन भी कराएंगे। फिर कुछ ना बोलूं तो कहेंगे कि मुफ्त में चला गया सामान लेकर। तो कुछ तो बोलना पड़ेगा और आपको भी भूख लगी होगी, लेकिन मुझे बोलना पड़ेगा और आपको सुनना पड़ेगा। दो हफ्ते पहले उच्च न्यायालय में मैं एक केस सुन रहा था। आप कहेंगे केस सुनना तो नई बात नहीं है, जज है तो केस तो सुनेंगे ही। लेकिन एक घटना सामने आई
एक महिला की हत्या हुई। दरार से उसके सर को धड़ से अलग कर दिया गया था। करने वाला कौन? मातृहंता, नशे में डूबा हुआ उसका अपना ही पुत्र। एक और मां चिट्टे के साथ शिमला में पकड़ी गई, चिट्टा सप्लाई करते हुए। कारण पता लगा, पुत्र चिट्टे का नशे का आदी हो गया था। जब वो चिट्टे, घर के पैसे सारे खत्म हो गए, चिट्टा खरीदने के लिए फिर पैसा नहीं था, तो बेटे की तड़पन देखी नहीं गई, तो बेटे को चिट्टा उपलब्ध कराने के लिए पेडलर बन गई। कुछ चिट्टा बच्चे को लाती थी, कुछ समाज में बांटती थी पैसा इकट्ठा करके, लेकिन आज जेल में सड़ रही है। बच्चों को भेजते हैं इंजीनियरिंग करने के लिए, कॉलेज में पढ़ने के लिए, एमबीबीएस करने के लिए, एकेडमी में शिक्षा लेने के लिए, स्पोर्ट्स में तक और आगे उन्नति करने के लिए, लेकिन खबर आती है ओवरडोज के कारण बच्चा मारा गया। क्या उन माँ बाप का ये सपना रहता है कि ये खबर आए? लेकिन एक समस्या और भी है, जब तक अपने घर को आग नहीं लगती तब तक हम सोचते हैं कि सब ठीक चल रहा है, मेरे घर में तो कुछ नहीं हो रहा। लेकिन मैं तो कहना चाहूंगा, जब किश्ती एक है, समाज एक है, जिला एक है, प्रांत एक है, तो आज एक जा रहा है, कल दूसरा जाएगा, कल तक ये आग सबके घरों तक पहुंचने वाली है। और इसलिए समय रहते अगर विचार नहीं किया तो आने वाली पीढ़ी कहेगी कि जो हमसे पहले लोग थे उन्हें समस्या को समझने का और उसका निराकरण करने का कोशिश नहीं की, इसलिए वो मूर्ख थे, पापी थे। हम सब नारे लगाते हैं, देश की रक्षा हम करेंगे। अभी पिछले दिनों सीमाओं पर बलिदान हुए सैनिक, तो सारा समाज उठ खड़ा हुआ। हमने कहा, जब तक सूरज चांद रहेगा शहीदों का नाम रहेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने देश की रक्षा के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए। किंतु क्या देश रक्षा केवल सीमा पर लड़ने पर, प्राण न्यौछावर करने पर ही होती है? क्या सीमाएं सुरक्षित हो तो राष्ट्र सुरक्षित होता है, फिर कुछ भी सोचने की, करने की कोई जरूरत नहीं रहती। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, किसी देश को अगर समाप्त करना हो तो उसके नागरिकों को नशे की ओर धकेल दो। ना आक्रमण करने की जरूरत रहेगी, ना सैंक्शन लगाने की जरूरत रहेगी, ना लूटने की जरूरत रहेगी। स्वयं ही सभी के सब नशे की लत का शिकार होकर गंदे नाली में गिरकर मरकर ऐसा समाज बन जाएंगे कि सेना में भर्ती होने के लिए कोई नहीं मिलेगा, पुलिस में भर्ती होने के लिए कोई नहीं मिलेगा, वकालत करने वाला कोई नहीं मिलेगा, इंजीनियर कोई नहीं मिलेगा, डॉक्टर कोई नहीं मिलेगा, जज कोई नहीं मिलेगा, प्रशासनिक अधिकारी कोई नहीं मिलेगा। सब के सब कहीं न कहीं धुत पड़े होंगे, चिता को आग देने वाला कोई नहीं मिलेगा। तो जो लोग नशे का व्यापार करते हैं, नशे की ओर औरों को धकेलते हैं, या औरों को नशे के व्यापार में सम्मिलित हुए चुप रहते हैं, क्योंकि जिम्मेवारी उनकी भी होती है जो अपराध नहीं करते लेकिन अपराध को देखकर चुप रहते हैं। आज भारत मां पर नशे के रूप में उसकी युवा पीढ़ी को नष्ट करने का एक आक्रमण हो रहा है। मुझसे पूर्व वक्ताओं ने कहा, विदेशों की भी इसमें चाल है, अपने देश के कुछ भटके हुए गद्दारों का भी इसमें हाथ है। गद्दार इसलिए कहूंगा, मैंने स्पष्ट किया कि देश रक्षा
केवल सीमा पर नहीं होती। जब हम अपने कर्तव्य पालन से विमुख होते हैं, जब देश को हानि पहुंचाने वाले किसी कार्य को रोकने में असमर्थता व्यक्त करते हैं, तब भी हम गद्दार ही होते हैं। इस मंच से भाषण देते हुए बड़ी बड़ी बातें कहूं, लेकिन उसमें मेरे व्यक्तिगत जीवन में वो ना हो तो मुझसे बड़ा पाखंडी कोई नहीं। यह नियम सब पर लागू होता है। तो देश रक्षा यानी देश को जो भी हानि पहुंचाने वाले काम हैं, उनको रोकने का काम वो देशभक्ति का काम है, देश रक्षा का काम है, देश के प्रति अपना कर्तव्य पालन करने का काम है। आजादी मिली हमें 15 अगस्त 1947 को। मनाते हैं हम जश्न, ध्वज लहराते हैं, तिरंगा। लेकिन क्या कभी हमने सोचा कि आजादी मिली इसका मतलब क्या हुआ? गुलाम थे तब आजादी मिली ना, तो गुलाम क्यों थे? क्या शुरू से भारत गुलाम था? इतिहास पढ़ने वाले पढ़ते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय था, तक्षशिला विश्वविद्यालय था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय था, जहां पर 10-10 हजार विदेशों के विद्यार्थी आवासीय शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। चीन, जापान, पूर्वी देश, पश्चिमी देश, दक्षिण से, उत्तर से, सब देशों से लोग भारत में शिक्षा ग्रहण करने आते थे। जिसके पास 1-2 किलो सोना होता था उसको गरीब गिना जाता था। भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। धन बल में, जन बल में, बाहुबल में, विज्ञान बल में हम सबसे आगे थे। हम जानते थे मंगल की धरती लाल है, हम जानते थे शनि को नीले वलय में घेरा हुआ है, हम जानते थे कि सूर्य ने अपने आकर्षण से पृथ्वी को धारण किया हुआ है। सप्तऋषि आकाश में देखते हैं हम, सप्तऋषि मंडल, उसमें जो अंत की तरफ से दूसरा यानी सेकंड लास्ट स्टार है वो ट्विन स्टार है, 2 सितारे हैं। और विज्ञान पढ़ने वाले लोग जानते हैं कि अंतरिक्ष में जो भी 2 सितारे इकट्ठे हैं उनमें एक रुका रहता है और दूसरा उसके इर्द गिर्द घूमता है। लेकिन सप्तऋषि मंडल में एक तारा ऐसा है जो ट्विन स्टार है, 2 तारे हैं, अरुंधति वशिष्ठ के नाम से जाना जाता है। वो दोनों एक दूसरे के गिर्द घूमते हैं। और भारत में परंपरा थी कि शादी के बाद दंपति को, पति पत्नी को उस सितारे को देखने के लिए कहा जाता था और कहा जाता था ऐसे बनो। ये विचार तो है कि दोनों तारे एक दूसरे के गिर्द घूमते हैं, कि पति पत्नी दोनों का दायित्व एक समान है एक दूसरे को ख्याल रखने के लिए, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। और पति पत्नी यानी दोनों मिलकर समाज को बनाते हैं। ये तो सामाजिक बात हुई। इसके पीछे की बात मैं क्यों बता रहा हूं? आखिर कैसे पता लगा हमारे पुरखों को कि ये ट्विन स्टार का बिहेव ऐसा है? अगर विज्ञान में उन्नत नहीं होते तो उन तारों की उस एक दूसरे के इर्द गिर्द घूमने के बारे में कैसे पता चलता? तो विज्ञान में हम श्रेष्ठ थे। ढाका के मलमल का कपड़ा जो माचिस की डिब्बी में एक थान आ जाता था, जिस वक्त हम उस थान को निर्यात करते थे, यूरोप के और इंग्लैंड के लोग नीला रंग शरीर पर मलकर सोचते थे हमने कपड़े पहन लिए, पत्तों से शरीर को ढककर सोचते थे हम सभ्य हो गए। लेकिन आज पश्चिम की अंधानुकरण करने के कारण हमने अपने आप को भुला दिया। अब नशे से इसका क्या संबंध है? पर्यावरण से इसके साथ क्या संबंध है? हम पेड़ को देवता, वन को देवता, नदी को देवी मां कहते थे। हर जीव जंतु के साथ रिश्ता नाता देव देवत्व का जोड़ते थे। शेर किसी की सवारी है, नंदी बैल किसी की सवारी है, मूषक किसी की सवारी है, मोर किसी की सवारी है। यानी सब मिलकर सह अस्तित्व के सिद्धांत पर जिएंगे। जो हमें आवश्यकता है उसका ही उपयोग करेंगे।
हम अपने बाप की कमाई पर गाड़ी को दौड़ाते हैं और कहते हैं मैं अपने बाप का पेट्रोल खर्च कर रहा हूँ, लेकिन भूल जाते हैं उसके कारण प्रकृति का दोहन नहीं, शोषण कर रहा हूँ, पर्यावरण को धुएं से तो दूषित कर ही रहा हूँ, पृथ्वी पर जितने संसाधन हैं उनको भी समाप्त कर रहा हूँ। ऐसे छोटी छोटी बातें तमन्ना और दिवेश जी ने बताई, उनका पालन करना, चाहे वो पानी की बोतल से लेकर प्लास्टिक के उपयोग से लेकर बिजली बंद करने तक क्यों ना हो, यह देशभक्ति का काम है, इसको भी देशभक्ति का कार्य कहते हैं। आजादी की बात कर रहा था कि गुलाम क्यों हुए, क्योंकि हमारी सोच ये थी उस वक्त, अगर आप इतिहास पढ़ेंगे, कि हम में से कुछ गद्दार हो गए। गद्दार क्यों हुए? स्वार्थ के कारण हुए। और स्वार्थ क्या था? मैं और मेरा परिवार सही है तो मैं बाकियों की चिंता क्यों करूं? अंग्रेज आता है, मुगल आते हैं, आते रहे, मैं अपने परिवार के साथ प्रसन्न हूं, मैं बाकी समाज की चिंता क्यों करूं? और वो भारत जिसका विश्व के व्यापार में 37% हिस्सा था, जितना आज अमेरिका का भी नहीं है, वो 15 अगस्त 1947 को 2% दुनिया के व्यापार की हिस्सेदारी वाला देश रह गया था। तो हम फिर गुलाम नहीं होंगे, इस बात की क्या गारंटी है अगर हमारी पूरी जनता ही नशे में डूबी हुई, कोई जेल में 20 साल के लिए, कोई 25 साल के लिए, कोई 10 साल के लिए सड़ रही होगी। जो बाहर होंगे वो भी तड़प रहे होंगे, जो जेल में होंगे वो भी तड़प रहे होंगे। ना कोई अधिकारी मिलेगा, ना कर्मचारी मिलेगा, ना पुत्र मिलेगा, ना मां मिलेगी। तो इसके लिए हमें सोचना चाहिए, थोड़ा विचार करना चाहिए कि आजादी से पहले जो लोग थे उन्होंने अपनी सभ्यता संस्कृति को नहीं छोड़ा और उसके रक्षण के लिए, स्व के रक्षण के लिए बलिदान हो गए। खुदीराम बोस, कितने लोगों ने हम में से नाम सुना होगा। 17 वर्ष की आयु में भारत माँ की सेवा करते हुए फांसी के फंदे पर झूल गए। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, अशफाक उल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, चाफेकर बंधु, वासुदेव बलवंत फड़के, बिरसा मुंडा, कितने लोगों ने ये नाम पढ़े होंगे। सुभाष चंद्र बोस के जीवन के बारे में कितने लोग जानते होंगे। गांधी जी ने क्या सोचा होगा उसके बारे में कितने जानते होंगे। पूना में अंग्रेजों का विरोध करने के कारण 3 भाइयों को फांसी की सजा मिली, तो उनकी मां ने कहा 3 फूल तीनों भारत मां को न्यौछावर। अंडमान निकोबार में काले पानी की सजा होती थी। सावरकर को पढ़ेंगे तो पता लगेगा कि 1 कटोरा पानी का दिन में हमें मिलता था, उस पानी को पियो, उससे मुंह धो, उसको नहा लो, उसके साथ शौच कर लो, पानी का 1 कटोरा ही मिलेगा और दिन में निश्चित मात्रा में कोहलू के बैल की तरह गन्ने का रस निकालना पड़ेगा। अंडमान निकोबार की जेल काटने वाले शेर खान, वीर सावरकर, कितने लोग उसके बारे में जानते हैं। क्यों कह रहा हूँ ऐसा कि युवा पीढ़ी जब इस बात को नहीं जानती तो कहते हैं हम निराश हो गए, हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला, हमें गम गलत करने के लिए नशा कर रहे हैं। इतिहास पढ़ना होगा, जिन्होंने देश के लिए बलिदान किया उनसे प्रेरणा लेनी होगी। और मैं इसलिए कह रहा हूं, हम सब ग्रामीण परिवेश के लोग हैं, बछड़े को जन्म लेते देखते हैं, कुत्ते, बिल्ली, पशु पक्षी, इनको संतान जनते हुए देखते हैं। तो हम सब ने नोटिस किया होगा, ये देखा होगा कि गाय का बछड़ा कुछ समय बाद ही छलांगे मारना शुरू कर देता है और दूध पीकर जीना है ये उसको पता होता है। बड़े होकर घास ही खाना है, मांस नहीं खाना है पता होता है। शेर के बच्चे को पता है कि मांस खाना है, घास नहीं खाना है। गधे के बच्चे को भी पता है क्या करना है, लेकिन इंसान के बच्चे को कुछ पता नहीं। इंसान के बच्चे को उंगली पकड़कर चलना ना सिखाया जाए तो खड़ा होना नहीं सीख पाता।
जंगल में छोड़ दिया जाए तो भाषा का ज्ञान नहीं होता, आंगन में छोड़ दिया जाए तो नाली में गिर जाएगा, मल विष्ठा कुछ भी होगी उसको खाक उठाकर खा जाएगा। सर्वश्रेष्ठ प्राणी अंतरिक्ष में चला गया, समुद्र के तल में पनडुब्बी में चला गया, थल पर तो उसके आविष्कारों के जलवे हम देख ही रहे हैं, लेकिन उसको अगर संस्कार नहीं दिए जाएं तो पशु से भी बदतर और नीच हो जाता है। भीष्म पितामह को कुरुक्षेत्र के मैदान में युधिष्ठिर ने जब पूछा, महाभारत के शांति पर्व में है कि राज्य की आवश्यकता क्यों हुई, तो उन्होंने कहा मनुष्य के अंदर दानव और इंसान और देवत्व के सभी गुण होते हैं, और वो दानव का अपराध करती है, अत्याचार करती है, वो दानव ना बने और उसकी दानव प्रति प्रवृत्ति रुकी रहे, उसके लिए राज्य और विधि विधान की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि संस्कारों की कमी के कारण मनुष्य में जो दानव के गुण हैं वो उभर करके आ जाते हैं। तो इसलिए हम भी अगर अगली पीढ़ी को सुधारना चाहते हैं तो संस्कार चाहिए। तो सब कहते हैं शिक्षा तो दे रहे हैं, लेकिन शिक्षा किस लिए दे रहे हैं? शिक्षा का उद्देश्य क्या है? क्या अफसर बनना, जज बनना, वकील बनना, एक्शन बनना, इंजीनियर बनना? स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है, वेदों ने भी कहा है, उपनिषदों में भी कहा है, शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य है मनुष्य को मनुष्य बनाना। मनुष्य के अंदर जितने गुण हैं उन गुणों को प्रकटीकरण करते हुए उसको मनुष्यत्व से देवत्व की ओर और देवत्व से ईश्वरत्व की ओर ले जाना। हम सब ईश्वर की संतान हैं। चाहे आप पाक कुरान उठा के देखें, बाइबल उठा के देखें, हिंदू धर्म ग्रंथ उठा के देखें, सबका एक ही संदेश है कि हम एक परम पिता, एक अल्लाह, एक गॉड की संतान हैं। तो जब हम श्रेष्ठ परम पिता की संतान हैं तो उसकी तरह श्रेष्ठ बनना भी हमारा दायित्व है, और उस बनने के लिए अपनी अगली पीढ़ी को, बच्चों को संस्कार देना आवश्यक है। क्योंकि संस्कार युक्त शिक्षा राम को जन्म देती है जो मर्यादा स्थापित करता है, और संस्कारहीन शिक्षा ब्राह्मण कुल में उत्पन्न ऋषि के पौत्र, सर्व वेदों के ज्ञाता, महान ज्ञानी रावण को भी राक्षस बना देती है और कुल हंता और देश का नाशक बनाने में सहायक सिद्ध होती है। मैं जब धर्म ग्रंथों की बात करता हूं, धार्मिक दृष्टि से बात नहीं करता। हम रामायण देखते हैं, राम का नाम लेते हैं, लेकिन उससे क्या कुछ सीखने की कोशिश करते हैं? रामलीला देखने के लिए नाच रंग का साधन नहीं है। दशरथ रामायण में आते हैं, सोचा कभी दशरथ कौन है? हमारे 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां हैं, हाथ, कान, नाक, मुंह, आंखें, सोचना, समझना, सूंघना, स्पर्श करना। जो इन कर्मेंद्रियों को नियंत्रित करके चलता है वो दशरथ है। और जीवन में जो कौशल्या, जो सत्व गुण का को दर्शाती है, सुमित्रा जो रजस गुण को दर्शाती है, कैकेयी जो तमस गुण को दर्शाती है, इन सबको मिला करके संस्कारित जीवन जीता है, उसको राम मिलता है। जो संस्कारहीन शिक्षा है वो रावण पैदा करती है। और रावण कौन है? दशानन। आनंद होता है मुंह, जिसके 10 मुंह हैं, तो वो 10 सिर उसको लगे हुए नहीं थे जैसे हम फोटो में देखते हैं। वो 5 ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, ये सोचना, समझना, सूंघना, देखना, सुनना, स्पर्श करना, हाथ से काम करना, पांव से चलना, ये जब हम इन 10 इंद्रियों के अधीन हो जाते हैं तो हम दशानन बनते हैं। और दशानन बनने पर घर में चाहे धर्म सिखाने वाला विभीषण भी हो,
तो उसको भी लात मार कर निकाल देते हैं। उस तरह जिस तरह चिट्टे का सेवन करने वाले ने अपने उसको समझाने वाली माँ के सिर को धड़ से अलग कर दिया। ये संबंध है नशे के साथ और प्राचीन संस्कृति को समझने का। मन से विचलित होने पर ही हम नशा करते हैं। अभी वक्ताओं ने कहा कि मित्र सज्जनों के साथ बैठकर थोड़ी लगा लो, एक घूंट लगा लो, थोड़ा चख के देख लो, लेकिन क्या हम समझ आ पाते हैं कि जिंदगी में मित्र कौन होता है? मित्र वह है जो आपको सही रास्ते पर ले जाए, जो गलत दिशा में ले जाने वाला है वो मित्र नहीं, वो भेड़ की खाल में भेड़िया है। वो उस चीन देश की तरह है जो सब देशों को हड़प करना चाहता है, लेकिन कर्जा बांटता है अधिक से अधिक देशों में और ड्रैगन की तरह सबको खा जाना चाहता है। तो उन मित्रों से बचें, उन शत्रुओं से बचें जो मित्र के रूप में आ रहे हैं। शत्रु तो फिर शत्रु है, सामने खड़ा ललकार रहा है। वो मित्र सबसे घातक जो बगल में साथ में चला हुआ आपको अंधकार के गर्त की ओर ले जा रहा है। एक और है हमारा सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु। गीता को अगर आपने पढ़ा होगा, धार्मिक ग्रंथ की तरह नहीं, एक वैज्ञानिक के भांति उसको पढ़े, एक अन्वेषक की तरह उसको पढ़े, एक दिशा देने के लिए उसको पढ़े। मैं नहीं कहता कि आप कृष्ण को भगवान माने, मैं नहीं कहता कि ये सचमुच गीता हुई ही होगी, जिनको मानना है वो माने, जिनको ना मानना है ना माने, लेकिन कुछ चीजों को उसमें देखें। विज्ञान का नियम है कि एनर्जी कैन नाइदर बी डिस्ट्रॉयड नॉर कैन बी क्रिएटेड। ना मैं मरता हूँ ना मैं मारा जाता हूँ, मैं तो रूप बदलता हूँ। क्या ये विज्ञान का सिद्धांत नहीं है? न्यूटन को 500 साल पहले पता लगा कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर क्रिया की समान में और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। श्री कृष्ण ने 5172 साल पहले कह दिया, फॉर एवरी कर्मा देयर इज इक्वल एंड अपोजिट कर्म प्रतिकर्मा। जो भी हम कर्म करते हैं उसका वैसा ही प्रतिक्रम ये सृष्टि देती है। तो जैसे संस्कार डालेंगे वैसा ही वापस मिलेगा। शत्रु की बात कर रहा था। अर्जुन ने कृष्ण से पूछा कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन और सबसे बड़ा मित्र कौन? उत्तर बहुत सारे लोग जानते होंगे, लेकिन उसको प्रसारित भी करना पड़ता है। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया था कि तुम्हारा मन तुम्हारा मित्र है और तुम्हारा मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। जब अच्छा करते हैं तब भी मन द्वारा संचालित होते हैं और जब बुरा करते हैं तब भी मन द्वारा संचालित होते हैं। जब मन के अधीन हो जाते हैं, दशानन बन जाते हैं, तो दूसरे की पत्नी को हरने का विचार आता है। और जब मन को नियंत्रण कर लेते हैं, तो अर्जुन की तरह उर्वशी जैसी स्वप्न सुंदरी विवाह का प्रस्ताव दे, तो क्योंकि अर्जुन उस वक्त पढ़ने के लिए आया था 12 वर्ष के लिए, तो उसको भी इनकार कर देता है कि जब मैं पढ़ने के लिए आया हूँ तो स्त्री का, पराई स्त्री का पत्नी बनाने का किसी को विचार करना मेरे लिए, मेरे अनुशासन के विपरीत है। तो मन से ही वो कर पाता है। हम सब मन को नियंत्रित करने के लिए, अपने संस्कारों को पुष्ट करने के लिए अपने प्राचीनतम जो लोग हैं उनके ज्ञान को देखें। लेकिन प्राचीन करते करते जो बीच में बुराइयां आ गई हैं उनको स्वीकार ना करें, चाहे वो जाति प्रथा की हो, चाहे भेद करने की हो। एक नशे के बारे में भी बुराई है। नशेड़ी क्या कहते हैं? मैं शिव की धरती में खड़ा हूँ, शिव भूमि पर खड़ा हूँ कि भोले शंकरा तेरा घोटा पिया। कौन से वेद में, कौन से उपनिषद में, कौन से आरण्यक में
कौन सी घटना में, कौन से चित्र में शिव जो है वो कभी चिलम पीते हुए दिखे हैं आपको? शिव का नाम लेकर अपनी गलत बात को सही ठहराने वाले मूर्ख और मूढ़ लोगों को भी समाज को ही शिक्षा देनी होगी। मेरे शब्द आपको भिक्षु की डंक की तरह लग रहे होंगे, लेकिन जब दिमाग शून्य हो जाता है, जब सोचने समझने की शक्ति शून्य हो जाती है, तो झटका देने की आवश्यकता पड़ती है। अनुनय विनय से काम नहीं चलता। जब तक भगवान राम ने धनुष पर तीर नहीं चढ़ाया था, समुद्र भी रास्ता देने को तैयार नहीं था। शिव के जीवन को पढ़ें। पैसा इकट्ठा करने के लिए नशे के व्यापार में हम चल पड़े। उस भवन को बना लेंगे, लेकिन अगली पीढ़ी नशे में डूबी हुई उसमें कैसा जीवन जिएगी? वो बात भी छोड़ दो। बिल्डिंग बनाने से बड़ा नहीं होता, कोई ऑफिसर बनने से बड़ा नहीं होता। छोटी सी बात पूछता हूँ, आप किस मजदूर को अपने घर में काम लगाना चाहेंगे? किस टैक्सी वाले को ड्राइवर लेना चाहेंगे? किस वकील के पास केस देना चाहेंगे? किस डॉक्टर के पास जाना चाहेंगे? जो ईमानदारी से अपना काम कर रहा होगा, भले ही वो गरीब होगा। और दूसरी तरफ जज हो या कोई और, अगर वो चोर है, बेईमान है, तो उसको आप हेय दृष्टि से देखेंगे, चोर ही कहेंगे। इंद्र के पास धन है, वैभव है, स्वर्ग है, वज्र है, अस्त्र है, शस्त्र है, लेकिन इंद्र का मंदिर कहीं नहीं दिखाई देता। सबसे ज्यादा मंदिर देवों के देव महादेव के हैं। क्योंकि उनको कोई विशेष पूजा पद्धति नहीं चाहिए। कौन है शिव? जो समाज में जब जहर पीने की बारी आती है, कष्ट उठाने की बारी आती है, तो स्वयं को आगे करते हैं। उनको महल नहीं चाहिए, उनको आभूषण और वस्त्र नहीं चाहिए। समाज के जो कष्ट हैं, उनको सांप और बिच्छू की तरह अपने शरीर पर धारण करने वाला वो बड़ा होता है। जिसकी आवश्यकताएं कम होती हैं, वो बड़ा होता है। 100 रुपए कमाने वाला 110 खर्चे तो गरीब होता है। 10 रुपए कमाने वाला 5 खर्चे तो 5 रुपए बचाकर अमीर होता है। तो अंधाधुंध जो पैसा कमाने की दौड़ में हम नशे के व्यापार में लग जाते हैं, और जब अपने आप एडिक्ट हो जाते हैं, पैसा नहीं होता तो उसकी चेन बनाते हैं, अगले को पैसा उस कमीशन आने के लिए जोड़ते चले जाते हैं। तो उस वक्त संस्कार की जरूरत है कि पैसा साथ नहीं देगा, जो आपका कर्म है वो साथ देगा। तब माना जाएगा कि आप देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। हम संकल्प लें, शिव को पढ़ें। ये जो फिल्मी गाने हैं या जो ढोंग के और पाखंड के आधार पर भजन बना लिए अपने आप को सही साबित करने के लिए, उनसे हटकर शिव का जीवन क्या था, नाट्य कला में कौन उसका उद्गम स्थान माना जाता है, चिकित्सा विज्ञान में कौन माना जाता है, नृत्य विज्ञान में कौन माना जाता है, शस्त्र ज्ञान में कौन माना जाता है? भगवान शिव को ही माना जाता है। तो नशे में पड़े होते तो वो शिव शिव ना होते, नाली में पड़े होते, वो कैलाश पर विराजमान ना होते। लेकिन अपनी गलत बातों को सही सिद्ध करने के लिए भगवान का नाम लेकर, शिव का नाम लेकर, जिसमें प्रत्यक्ष दिख रहा है कि पीढ़ी खत्म हो रही है, अगली पीढ़ी खत्म हो जाएगी, देश खत्म हो जाएगा, ऐसे भाव पैदा करने वाले शिव कैसे हो सकते हैं? ये सोचने की बात है। और ये काम कहाँ से शुरू होता है? स्वाध्यायी बनना,
अपने पुराने इतिहास को पढ़ना, उसमें गलत और सही को छंटनी करना, जो पुराने से अच्छा है उसको लेकर नए के अच्छे को मिलाकर एक नव निर्माण करना, और नव निर्माण के लिए पीढ़ी हमारी सुरक्षित रहे उसके लिए अपने स्तर पर प्रयास करना। आप कहेंगे बार बार रामायण महाभारत की बात करता हूँ, किंतु उसमें कारण है कि बहुत सहज भाव से समझ आ जाता है कि क्या करना चाहिए। राम सेतु का निर्माण हो रहा है, गिलहरी आती है, मिट्टी में करवटें बदलती है, मिट्टी शरीर से चिपकाती है, और पुल जहाँ बन रहा है वहाँ पर मिट्टी पानी में छलांग मारकर मिट्टी छोड़ के वापिस आती है। तो राम कहते हैं ये क्या कर रहे हो? तो उसने कहा कि राम काज में मेरा भी योगदान हो, इसलिए मैं जितनी मेरी सामर्थ्य है उस सामर्थ्य के अनुसार अपना सहयोग धर्म के स्थापना करने के लिए, एक राक्षस का अंत करने के लिए अपना योगदान दे रहे हैं। तो इसका नशे के साथ क्या संबंध, इसका पर्यावरण के साथ क्या संबंध? एक और घटना सुनाता हूं। राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, लेकिन बाली का वध तो उन्होंने पेड़ के पीछे से छुपकर किया, जबकि ये मर्यादा के विरुद्ध था कि किसी पर छिपकर वार करना। तो जब बाली को तीर लगा तो बाली ने राम से मरने से पहले प्रश्न पूछा कि बलवान भी मैं था, रावण को हरा भी मैं सकता था, सीता मैया को मैं वापस ला भी सकता था, लेकिन फिर भी आपने मेरा वध किया, और वो भी मर्यादा भंग करके। तो कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम आप हैं? आपने तो मर्यादा को कलंकित कर दिया। तो राम का उत्तर था कि मैं समाज में मर्यादा स्थापित करने के लिए चला हूं। तो जो पत्नी भाई की पत्नी को उठा ले, सत्ता के मद में भूलकर अत्याचार करना शुरू कर दे, उसका अंत करना समाज के हित में है। और समाज के हित के लिए व्यक्तिगत रूप से कलंकित होना मुझे मंजूर है, लेकिन समाज के हित के लिए एक आतताई को मर्यादा तोड़कर भी नष्ट करना पड़े, मारना पड़े, तो मैं स्वयं के लिए प्रस्तुत हूँ। यानी समाज हित के लिए आपको बुरा भी बनना पड़े, यह शिक्षा रामायण देती है। तो आपको बुरा बनने से परहेज नहीं करना चाहिए। मीठा मीठा बोलकर आप सबकी प्रशंसा करके, अपनी प्रशंसा करके आत्म प्रशंसा से मैं संतुष्ट हो सकता हूँ, लेकिन वो देश के हित में नहीं है, वो देशभक्ति का काम नहीं है, वो देश रक्षा का काम नहीं है। हमें तो गिलहरी की तरह जितनी हमारी सामर्थ्य है अपने पुत्र को समझाएं, अपने बेटे को समझाएं, अपने भाई को समझाएं, अपने पड़ोसी को समझाएं, जिसको हम अपना मित्र समझते हैं उसको समझाएं, उसको दिशा दें। ये गिलहरी की तरह हम सबको अपने कर्तव्य का पालन करना है। और गिलहरी कौन, किसका प्रदर्शन प्रतिबिंब है? एक वचन प्रथम पुरुष, ग्रामर हम सब ने पढ़ा है, व्याकरण, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, दैट इज आई। एक वचन प्रथम पुरुष मैं, हम भी नहीं, मैं से शुरू होता है कि मैं जो कह रहा हूं वो करूंगा। हम चाहते हैं पुत्र नशा ना करे, लेकिन शराब मेरे लिए अच्छी है, मेरा पुत्र ना पिए, ऐसा कैसे हो सकता है? टॉफी चॉकलेट मेरे लिए अच्छी है, लेकिन मेरे बच्चे के लिए अच्छी नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने भी बच्चे को टॉफी और चॉकलेट ना खिलाने की सोची थी, तो उसके लिए स्वयं पहले खाना छोड़ी थी। और मैं गर्व से कह सकता हूँ कि जो आदत मुझ में नहीं है वो मेरे पुत्र में भी नहीं है, लेकिन उसके लिए स्वयं वैसा बनना पड़ता है। हम सब जब कहते हैं कि नशे के विरुद्ध हमें युद्ध करना है,
और सबको करना चाहिए, तो भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां, राजगुरु, सुखदेव, सुभाष, सावरकर, गांधी ये पड़ोसी के घर में नहीं, अपने घर में पैदा करने पड़ेंगे। एक पिता के नाते, पुत्र के नाते, भाई के नाते, माता के नाते, बहन के नाते, पत्नी के नाते एक दूसरे को दिशा देनी होगी और उस दिशा में चलने का संकल्प लेना होगा। और यहाँ से उठती बात, यहाँ की सुनी हुई बातों को ताली की तरह झाड़ कर नहीं जाना होगा, उसको साथ ले जाना होगा। तब जो ये आपने समय दान दिया, तब जो आपने ये प्रजा के कर से एकत्रित धनराशि का जो खर्च हुआ, उसकी उपयोगिता सिद्ध होगी। स्थानीय भाषा में बोलूं तो कोई बेले नहीं है जो यहाँ आके आप सब लोग बैठे, लेकिन जब आए हैं, समय दिया है, समय दान दिया है, तो आने वाले जीवन में भी संकल्प लें कि समाज के लिए थोड़ा थोड़ा समय दान देंगे। समाज के लिए धन से, तन से, मन से जो कुछ हम समर्पित कर सकें उसको करेंगे, क्योंकि प्यार समर्पण को कहते हैं। और मैं अपने देश से प्यार करता हूँ, अपने परिवार से प्यार करता हूँ, अपने समाज से परिवार करता हूँ, तो कुछ समर्पण करना सीखें। पेड़ भी कुछ देता है, नदी भी कुछ देती है, पहाड़ भी कुछ देता है, हर चीज कुछ ना कुछ देती है। कुर्सी, निर्जीव चीजें भी बैठने के लिए सुविधा उपलब्ध कराती हैं। तो हम तो मनुष्य हैं, सर्वश्रेष्ठ प्राणी हैं, तो हम भी तो कुछ देना सीखें। ये देश, ये धरती, ये पर्यावरण हमें देता सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। और उसके लिए अपने अपने स्थान पर अपनी भूमिका स्वयं तय करें। मेरे बोलने से नहीं होगा, किसी और के बोलने से नहीं होगा। आप जहां जो कर सकते हैं वो करें। छोटी छोटी बात से शुरू करें, अपने मन को नियंत्रित करने से शुरू करें, और फिर औरों को भी आप आदर्श बनेंगे। और निश्चित तौर पे जो हमारी संकल्पना है, जो आज़ादी के परवानों की कल्पना थी कि ये स्वदेश बनेगा, आत्मनिर्भर देश बनेगा, वैसा नशा मुक्त, संस्कार युक्त, सशक्त, समर्थ भारत को हम विश्व में शांति प्रदान करने वाला देश बना सकें। इसी प्रेरणा के साथ यहाँ जाएं। इतनी बात कहकर अपनी बात को समाप्त करता हूँ। मुझे सहन करने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय महोदय। आप एडवोकेट हैं, कृपया उन्हें सम्मानित करें। और उनके साथ मंच के समीप आ जाए एडवोकेट किरण सिंह। एडवोकेट किरण सिंह जी भी मंच के समीप आ जाए। एडवोकेट्स के पश्चात राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के विद्यार्थी दिवेश और तमन्ना, जो कि पर्यावरण संरक्षण के वक्ता रहे हैं, वो भी मंच के मौजूद आ जाएं। दिवेश और तमन्ना गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज चंबा के स्टूडेंट्स। इसके पश्चात इंस्पेक्टर गगनदीप सिंह जी भी मंच पर आ गए। माननीय अतिथि महोदय द्वारा उन्हें भी समृद्धि चिन्ह देकर सम्मानित किया जा रहा है। इंस्पेक्टर गगनदीप सिंह जी के पश्चात गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल चंबा के छात्राएं, जिन्होंने राष्ट्रगीत और राष्ट्रीय गान अभी प्रस्तुत करना है, ये भी मंच के नजदीक आ गए। पायल कुंटो,
कशिश, अंशिता, स्नेहा, इसके पश्चात आरुषि, सृष्टि, रागिनी, आरुषि, आस्था, शिल्पा, सिमर, आकांक्षा, किरण बाला और जिया। धन्यवाद महोदय। इसके पश्चात मैं सादर निवेदन करूँगा आदरणीय श्री निखिल अग्रवाल जी, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी जिला चंबा। आप सचिव हैं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के। आप इसके पश्चात मंच पर धन्यवाद प्रस्ताव के लिए आमंत्रित हैं। माननीय विशिष्ट अतिथि न्यायमूर्ति श्री जीरालाल भागवत जी, मंच पर विराजमान सभी आदरणीय गणमान्यजन, आदरणीय न्यायिक अधिकारीगण, प्रशासनिक अधिकारीगण, विभागाध्यक्षगण, पुलिस प्रशासन, मीडिया प्रतिनिधिगण, स्वयं समूहों का सदस्य, सभी देवियों और सज्जनों, नमस्कार और जय हिंद। आज का दिन हम सभी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि चंबा में मेगा विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किया गया है जो सभी के लिए न्याय के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। आपकी इतनी बड़ी संख्या में उपस्थिति यह दर्शाती है कि हम सब इस उद्देश्य के प्रति गंभीर, समर्पित और कर्तव्यनिष्ठ हैं। सबसे पहले मैं अपने माननीय मुख्य अतिथि न्यायमूर्ति श्री विवेक सिंह ठाकुर जी, न्यायाधीश हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय एवं कार्यकारी अध्यक्ष राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का हृदय से धन्यवाद करता हूँ। आपने अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकालकर हमें मार्गदर्शित किया और मूल्यवान विचारों से मार्गदर्शन प्रदान किया। धन्यवाद महोदय। मैं अपने माननीय विशिष्ट अतिथि न्यायमूर्ति श्री जीरालाल भागवत जी, न्यायाधीश हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय का भी हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने शिमला से यहाँ पधार कर इस अवसर की शोभा बढ़ाई। आपके विचार हमें सभी के लिए प्रेरणादायक और मार्गदर्शक हैं। मैं श्री रंजीत सिंह ठाकुर जी, जिला सत्र न्यायाधीश तथा माननीय सदस्य सचिव हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण तथा मैडम प्रीति ठाकुर, माननीय जीवन सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चंबा का भी विशेष धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने हमें इस कार्यक्रम के लिए निरंतर मार्गदर्शन एवं सहयोग प्रदान किया। Thank you.
आरबीआई का प्रोग्राम है मनी वाइज, तो सर आजकल बैंक के नाम पर फ्रॉड हो रहे हैं, धोखाधड़ी हो रही है, उसके लिए अवेयरनेस का काम होता है। तो चंबा डिस्ट्रिक्ट में एसबीआई बैंक हमारा मोटर बैंक है। सामाजिक समरसता के लिए भी कुछ करते हैं। किसी को धन देना, किसी को आरक्षण देना, किसी को और योजनाओं से सहायता करना, केवल यही अधिकारिता नहीं। एम्पावरमेंट कब होती है? जब सोशली सेक्शन मिले कि हम सब बराबर हैं। ऐसा भी करते हैं, मैंने सोचने नहीं देते घर में भी कुछ कर देते। पिछली पीढ़ी को नहीं बोलता है क्या विद्यालय में जाके विचार करवाते हैं, अदरवाइज पिछली तो विरासतों में होती है। आपकी यहाँ कहाँ होती है? पीछे एक आ रही थी कि हिमाचल प्रदेश में विदेशी मछलियाँ डालने से स्वदेशी मछलियाँ खत्म हो रही हैं। परसों चौथी खबर अखबार में पढ़ा है चीज़ आ गई वो लोकल मछली। पंचकर्मा यहाँ भी करते हैं ये फॉरेस्ट वाला ये कौन सा ये उद्यान है? हॉर्टिकल्चर शेयर हमारे ड्यूटी नहीं थी, लीगल सर्विस अथॉरिटी की भी नहीं, कोर्ट की भी नहीं,
पहले के निर्णयों के बारे में आपकी तो फिलॉसफी का जो मैंने स्पीच सुना है ना, यहाँ चर्चा और टिप्पणी नहीं कर सकते। हाँ, रिटायर हो जाऊंगा, उसके बाद जो मेरे मन में आएगा वो। ईसा में भी हम लोगों ने 5 PLC से 3 खोले हैं। अभी 5 दिन 10 दिन में PLVs आपके वहाँ डिप्यूट है, आप वहाँ पे मुलाकात करें। अगर नहीं होते तो आप मेरे तक भी आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। और वो करेगा एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन उसमें सहायता कर शायद हम लोग आप लोग को पूरी पहुँचा रहे उसको हैं तेजी लाने में, और अगर फिर भी नहीं मिलता है तो न्यायिक रूप से। लॉक सभी आते हैं, आप ऑफिस में फ़ोन कीजिए, सब वहाँ पे नंबर लिखे हुए हैं, कल ऑफिस में फ़ोन कीजिए। आपको लीगल एड वाला आप उससे आगे चले तो विजडम आ गया आप। When body decays, wisdom starts.